बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया है, जबकि बानी पिटाइन की जानिब से कहा गया है कि मुतालबात पूरे ना होने पर हम 28 जनवरी की नशिस्त में नहीं बैठेंगे और ये भी कहा कि मुज़ाकरात को कमजोरी ना समझा जाए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज उठा दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते 28 जनवरी की जो मुज़ाकरात की नशिस्त है उसमें नहीं बैठेंगे। क्या मुज़ाकरात जो हुकूमत जो मुतालबात मान लेंगे और मुज़ाकरात जारी रहेंगे? इररिलेवेंट है जी टोटल। ये इस वक्त जो मैं बात कई दिनों से कर रहा हूँ कि ये तमाम गुफ्तगू, ये तमाम बहस अब मुकम्मल तौर पे इररिलेवेंट हो चुकी है। ये सिस्टम, ये अरेंजमेंट, ये गवर्नमेंट, अब बात है बिल्कुल किसी और लेवल, और वो जो है वो है ग्लोबल लेवल। कोई इसमें अब इवन रीजनल लेवल भी नहीं है, अब ये ग्लोबल लेवल, ठीक है। और पहले हम जरा ग्लोबल लेवल पे जो कुछ हो रहा है उसमें ये अगर कोई मुकम्मल इररिलेवेंट गुफ्तगू हो सकती है तो वो ये सकती है कि मुज़ाकराती टीम क्या करेंगी और क्या मुज़ाकरात होंगे और क्या उसका। उसकी वजह यह है कि इतनी तेजी से वाकयात रूनुमा हो रहे हैं आलमी स्टेज पे कि हमने देखना है कि उसका असर क्या होने जा रहा है पूरी दुनिया पे, पूरे खत्ते पे और पाकिस्तान पे। फिर पाकिस्तान एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा है। अगर आइसोलेशन में कहीं कोई जजीरा है कोई दुनिया के किसी मुल्क का, तो उस पर भी इंपैक्ट होने जा रहा है। पाकिस्तान की तो अपनी एक जियो स्ट्रेटेजिक और एक पूरी इंपॉर्टेंस है, बड़ी पॉपुलेशन है, न्यूक्लियर पावर है, बहुत कुछ। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये एक कहते हैं ना शॉक एंड नो, एक जल्जला, एक बिजलियां जो है वो अमेरिका की तरफ से गिराई जा रही हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप की आमद के बाद से जो उनका भी जो है वो चंद रोज ही हुए हैं, लेकिन इन चंद दिनों में उन्होंने बिजलियां गिरा दी हैं। पूरे ग्लोबल डिसऑर्डर को, पूरे ग्लोबल ऑर्डर को उन्होंने खुद दरहकीकत जो नया ऑर्डर है वो ट्रंप तश्कील दे रहे हैं। एक तो जॉर्ज बुश सीनियर ने एक जमाने में कहा था ना कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, लेकिन वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये था कि उनका ख्याल ये था कि रशिया, चाइना सारे जो है खत्म हो गए हैं। जाहिर है 91 के अंदर वो सोवियत यूनियन टूट गया था। उन्होंने कहा था नया वर्ल्ड ऑर्डर जन्म ले रहा है और नए वर्ल्ड ऑर्डर में एक ही मुल्क होगा, एंड ऑफ हिस्ट्री। और उसके बाद जो है वो अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन जो हकीकतन अगर हम उसका यानी उस पूरे ऑर्डर का खात्मा देख रहे हैं, सिस्टम जिसको मैं कहता हूँ ग्लोबल सिस्टम खत्म, बिल्कुल रेजा हो गया और होने जा रहा है मजीद। और उसके नतीजे में क्या होगा मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि पाकिस्तान में अगर मुकम्मल कोई इररिलेवेंट बहस है इस वक्त, तो वो ये बहस है जो हमारे अकाबरीन कर रहे हैं इस वक्त। और मैं ये भी बात अच्छी तरह जानता हूं कि ये बात जो हो रही है इसके पस मंजर में एक गहरी सोच और मामलात पे जो ग्लोबल चेसबोर्ड पे मामलात हो रहे हैं, उन पे जो हमारे प्रॉपर सोचने समझने वाले या थिंक टैंक्स, हमारे जो फैसला वो देख रहे हैं। और ये जो लोग उलझे हुए हैं इसमें, इस बहस में, उनको भी इस बात का इल्म है कि आने वाले दिनों में जो कुछ होने जा रहा है उसके नतीजे में ये जो पुराना ग्लोबल ऑर्डर था वो अब डिसऑर्डर बन के अगला ऑर्डर क्या निकलेगा, और इस दरमियान हाथियों की लड़ाई में कौन कौन घास बनेगा, कौन कौन निकल जाएगा, क्या होगा, वो अभी उसकी बसात सज रही है। ट्रंप की जो बिजलियां हैं वो गिर रही हैं, और लेकिन उस ट्रंप की बिजलियों के गिरने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि एक तो जो सेक्रेटरी स्टेट हैं मार्को रूबियो, उन्होंने फौरी तौर पे दुनिया में तमाम अमेरिकी इमदाद बंद कर दी है। तमाम यूएस एड उन्होंने बंद कर दी है पिछले 24 घंटों में। और ये वो ऑर्डर था जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था, और उसके नतीजे में तमाम यूएस एड, तमाम मुख्तलिफ अदारों को जो अमेरिकी इमदाद जारी थी, सिर्फ इसराइल और मिस्र को मदद जारी रहेगी और इमरजेंसी फूड एड बस। इसके अलावा तमाम अमेरिका की इमदाद बंद हो गई है। अमेरिकन इमदाद, अब ये फिगर इंपॉर्टेंट है, तकरीबन इसमें
22 और 23 और 24 के भी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन कोई 63 से 64 अरब डॉलर्स, कोई 63 से 74 बिलियन डॉलर्स के दरमियान टोटल अमेरिकन एड है पूरी दुनिया को। ये इंपॉर्टेंट है कितनी, तकरीबन 63। अगर हम लें 2023 की फिगर्स को तो 63 मिलता है आपको, 2022 की फिगर्स लें तो 74 मिलता है, यानी कुछ एड कम की थी अमेरिका ने, तो कुछ 63 टू 74 बिलियन ये एड जो है वो बंद कर दी है। अब ये ध्यान में रखें कि सिर्फ सऊदी अरेबिया ने 600 बिलियन डॉलर्स की तो एक कमिटमेंट की थी, लेकिन उसके बाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्पीच की कि हम मजीद एक्सपेक्ट करते हैं सऊदी अरेबिया से, तो वो सऊदी अरेबिया जो है गालिबन 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक अमेरिका में इन्वेस्ट करने जा रहा है। 1 ट्रिलियन डॉलर्स का मतलब है, अच्छा अमेरिकन एड कितनी है साल की, पूरी दुनिया को 200 मुल्कों को अमेरिकन एड जाती है, वो है 63 टू 74 बिलियन। एक मुल्क सऊदी अरेबिया कितना इन्वेस्ट करने जा रहा है 4 सालों में, 1 ट्रिलियन, यानी सादा सा हिसाब है, एक साल में 250 बिलियन, 250 बिलियन, 74 बिलियन 200 मुल्कों को, एक मुल्क की अमेरिका में इन्वेस्टमेंट 250 बिलियन पर ईयर। दूसरी जो बात है इंपॉर्टेंट, वो ये बात है कि अमेरिका जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके साथ ही बात की है, जो एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उनका सामने आया है पिछले 24 घंटों में, उसमें तेजी से अमल भी शुरू हो गया है, वो ये है कि अमेरिका का जो रिजर्व है, अमेरिकन फेडरल रिजर्व, ये मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको 17th स्लाइड व्हाइट हाउस की, एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उनका सामने आया है, स्ट्रेंथनिंग अमेरिकन लीडरशिप इन डिजिटल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अब यानी इसका मतलब यह है कि अमेरिका जो है वो डिजिटल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने जा रहा है। ये बात मैंने चंद रोज पहले भी कही है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, बहुत अरसे से दोहरा रहा हूं कि अमेरिका जो है वो क्रिप्टो करेंसी को अपने रिजर्व्स में शामिल करने जा रहा है। अमेरिका का जो रिजर्व होगा जो वो क्रिप्टो करेंसी में भी होगा अदर देन डॉलर। डिजिटल डॉलर की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं यहां पे क्रिप्टो करेंसी की, ठीक है। मैं सीबीडीसी की बात नहीं कर रहा, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ जो डिजिटल करेंसी है वो अलग है। डिजिटल डॉलर को ट्रंप डिस्करेज कर रहे हैं। आई रिपीट, ट्रंप डिजिटल डॉलर को डिस्करेज कर रहे हैं, और जो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है इसमें भी ये बात लिखी है कि डिजिटल एसेट्स वगैरह ठीक है, वो उसको शायद उसमें भी इतना नहीं, लेकिन जो टास्क फोर्स बनी है बनाने का उन्होंने कहा है वो क्रिप्टो करेंसी में उसको लीगलाइज करके अमेरिकन फेडरल रिजर्व में वो ला रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया के वो तमाम ममालिक जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी का सोचा ही नहीं, कभी उनके जेहन में नहीं आया कि अपने मुल्क में लीगलाइज करें। दूसरे मुल्कों में तो लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हुए क्रिप्टो करेंसीज में, लेकिन अपने मुल्कों में जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को ना कभी सोचा है, ना कभी डिस्कस किया है, ना कभी उसको लीगलाइज किया है, उनको आने वाले दिनों में दुनिया में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्योंकि दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं, ये जो आपस में वहां पर, चाहे वो खलीजी रियासतें हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, और वहां क्रिप्टो करेंसी का पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है और लीगलाइज भी है, और कैसे उन्होंने आगे चलना है। तो अच्छा, अब आ जाए वापस के ये जो मैं बात कह रहा हूं कि ट्रंप की बिजलियां, ये जो जंग है इसमें ट्रेड अब होने क्या जा रहा है कि 2-3 बातें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कही हैं पिछले 24-48 घंटों में या पिछले एक हफ्ते में। एक उन्होंने बात की है डिवोर्स में, एक उन्होंने बात की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में, और इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका जो, अगर हम डिवोर्स की स्पीच को देखें या पहले, उन्होंने कहा है कि अमेरिका से आप ऑयल लें, और अगर आप अमेरिका से ऑयल नहीं लेंगे तो अमेरिका आप पे टैरिफ लगाएगा। ये यूरोप को कहा है। यानी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग गल्फ स्टेट्स हैं वो अपना ऑयल किसको देती हैं? वो अपना ऑयल देती हैं यूरोप को, या वो अमेरिका को देती थी, जहां से लफ्ज निकला था पेट्रो डॉलर,
ठीक है। अमेरिका के साथ जब यहाँ पे सऊदी अरेबिया के मामला तय हुए थे तो पेट्रो डॉलर का ये लफ्ज हमारे सामने आया था कि डॉलर की जो पेट्रोल होगा वो डॉलर में ही रहेगा, और पेट्रो डॉलर का टर्म निकला। लेकिन वो क्या पेट्रो डॉलर आज की दुनिया में रेलेवेंट है? क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि अब हमारा तेल आप लें, अमेरिका को अब तेल नहीं चाहिए। वो तेल जिसके लिए जंगें होती थी, जिसके लिए वो इराक में आता था, जिसके लिए अब अमेरिका को ऑयल नहीं चाहिए। अमेरिका अपना ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है और यूरोप से कह रहा है कि हमारा ऑयल नहीं। पहला मुल्क जिसने अमेरिका को अपना, यानी वो कहते हैं ना, बिस्मिल्लाह कर दी, वो है सऊदी अरेबिया। $1 ट्रिलियन के साथ सऊदी अरेबिया जो है वो ब्रिक्स का ऑफिशियल मेंबर नहीं है। ब्रिक्स में उन्होंने कहा है हम जाना है हमने, लेकिन अभी तक वो ऑफिशियल मेंबर ब्रिक्स के नहीं है। ऑलरेडी उनकी इन्वेस्टमेंट है चाइना में और बहुत कुछ, लेकिन अभी फॉर्मल जो कहते हैं ऐलान नहीं हुआ। लेकिन यूएई जा चुका है और बहुत से मुल्क जा चुके हैं। अब सवाल यह है कि ट्रंप अगर अपना अमेरिकन ऑयल पूरी दुनिया में फ्लडिंग करने जा रहे हैं उस ऑयल की, उन्होंने कहा है कि मैं अमेरिकन ऑयल को उसको फ्लड कर दूंगा पानी की तरह, और आपको अपनी कीमतें कम करनी पड़ेंगी। तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो ममालिक हैं, पहली बात तो ये है कि जब सस्ता तेल पूरी दुनिया में आ जाएगा तो उनको भी अपनी तेल की कीमतें कम करनी पड़ेंगी, नंबर 1। नंबर 2, वो अपनी कीमतें कम करते हैं तो उनका रेवेन्यू कहां से आएगा, नंबर 2। नंबर 3, अगर वो यूरोप को ऑयल नहीं बेच रहे और यूरोप को अमेरिका कह रहा है कि हमारा ऑयल लें, तो फिर वो ऑयल किसको देंगे, और वो भी कम कीमत पे। ये होगी नंबर 3। चौथी पांचवी बात ये है कि फिर वो अगर वो उन मुल्कों को देते हैं जो कि ब्रिक्स के मेंबर हैं, यानी वो इंडिया को देते हैं या वो देते हैं चाइना को, तो ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप पहले कह चुके हैं कि अगर आप ब्रिक्स ममालिक के साथ डील करेंगे, इंडिया और चाइना खुद ब्रिक्स में, अगर आप ब्रिक्स ममालिक जो हैं वो उनके साथ डील करेंगे तो उनके ऊपर टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ये वो बात पहले कह चुके हैं। तो अब बाकी जो ममालिक हैं, यानी मिसाल के तौर पे अब वो हर एक को कहेंगे कि भाई देखो, मुझे सऊदी अरेबिया ने $1 ट्रिलियन कह दिए, और डॉलर्स, अच्छा अब $1 ट्रिलियन सऊदी अरेबिया ने कह दिया, आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कितनी करने जा रहे हैं, आप कितनी करने जा रहे हैं। अच्छा, तो बाकी दुनिया जो है वो सारी अब ये सोच रही है कि अगर $1 ट्रिलियन, पहली बात तो ये कि सऊदी अरेबिया को अपना 2030 विजन दोबारा, जाहिर है सऊदी अरेबिया उसको रिवाइज करेगा। सऊदी अरेबिया कैसे बैलेंस करता है, कैसे ओपेक के मेंबर्स बाकी देखते हैं इस मामला को, सारे ये देखना है। अच्छा, तो ट्रंप साहब की ये जो फाइनेंशियल वॉर है ना, टेरिफ्स वाली, ये इसको जहन में रखें कि ये अमाउंट कितनी है। ठीक है, ये $1 ट्रिलियन, $250 बिलियन सऊदी अरेबिया ने अमेरिका में इन्वेस्ट करने हैं। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट का अभी मुझे नहीं पता, वेपन्स हो सकता है बाय करें, हो सकता है स्टॉक खरीदें, हो सकता है वो यूएई जो है उनकी कंपनी ने वो जो 500 बिलियन का प्रोजेक्ट था उसमें 20 बिलियन डाल दिए। लेकिन यहां बात हो रही है सऊदी अरेबिया के 1 ट्रिलियन की। 1 ट्रिलियन 20 बिलियन, तो ये तो कहां पे जाएगा ये कंपटीशन, और यूरोप के मुल्क और बाकी मुल्क क्या करेंगे, ये भी आने वाले दिनों में देखना है। ये हो गया एक इसका। अब मैं जरा दूसरी बात डिस्कस करता हूं। दूसरी बात ये है कि जो यूएस एड बंद हो गई, इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, ऑयल दुनिया में वो कह रहे हैं कि कीमतें कम करो, नहीं कम करोगे तो सस्ता ऑयल अमेरिका का आ रहा है, वो कीमतें खुद ब खुद कम करनी पड़ेंगी। यूरोप को अगर ये मुल्क तेल देते हैं, अमेरिका कह रहा है हमारा तेल लो, तो ये मुल्क जो है ये फिर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं, जो वेनेजुएला हो या रशिया हो या बाकी, इनका ऑयल कहां जाएगा। रशिया अपना ऑयल इंडिया को देता है, पाकिस्तान को देता है, तो एक नया इशू, मतलब अब ये एक नया चेस बोर्ड है जिसमें सारे मुल्कों ने सोचना है। इसीलिए गालिबन जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के वो चाइना जा रहे हैं और वहां जाकर वो डिस्कस करेंगे, इसको कैसे देखता है इंडिया, ये भी देखना है, अमेरिका कैसे देखता है इसको, ये भी देखना है। अच्छा, उसके साथ ही जो दूसरी बात है वो इसराइल के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग है। वहां पे जो 4 खवातीन हैं उनको रिहा किया है हमास ने, और वो चारों खवातीन जो हैं, करीना अरेव और डेलिना गिल्बो और नेमा लेवी और ये चौथी जो है लिरी एल्बाग इनका नाम है, ये चारों जो हैं ये इसराइल की फौज की हैं। इससे पहले जो 3 खवातीन जिनको रिहा किया गया था वो सिविलियंस थी। ये चारों जो हैं ये इसराइल की फौज की हैं, और इनके बदले में वो जो 3 रिहा हुई थी तो उनके बदले में 90 फलस्तीनी कैदी रिहा हुए थे।
ये जो 4 रिहा हुई हैं, इनके बदले 200 फलस्तीनी कैदी इसराइल की जेलों से रिहा हुए हैं। लेकिन उसमें से बहुत से ऐसे जो फलस्तीनी कैदी हैं जो कि इसराइली जेलों से रिहा हुए हैं, जो कि फौरी तौर पे कुछ तो रहेंगे वहां पे, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक उन 200 में से 70 को फौरी तौर पे या अगले 24 घंटों में दूसरे मुल्कों में भेज दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और कुछ मुल्क ऐसे हैं जो उनको नहीं लेना चाह रहे, लेकिन अमेरिका की तरफ से बात आई है तो वो बस उन्होंने हाँ कर दी है। लेकिन ये है कि वो जाहिर अमेरिका में तो नहीं सेटल होंगे ना। अमेरिका ने तो अफगान जो यहाँ पे काम कर रहे थे उनके CIA के साथ और बाकी लोगों के साथ, वो भी बेचारे जो ट्रांसलेटर्स थे, कुछ थे जो भी थे, उनको भी डंप कर दिया अफगान। वो पाकिस्तान में बैठा है, कोई कहीं बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं, वो एक रौला पड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो इसी तरह से सऊदी अरेबिया या कतर या टर्की या मिस्र या जो भी जितने भी मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क, इंडोनेशिया, बाकी, क्या ये सारे मुल्क उन लोगों को लेके उनकी सिक्योरिटी, यानी एक तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज, फिर उसके बाद उनकी सिक्योरिटी के मोसाद इनको हिट ना कर दें यहाँ पे आके? तो ये भी जनाब, उसमें से 70 लोगों के बारे में ये है कि इनको दूसरे मुल्कों में आज ही भेज दिया जाएगा। उसमें अच्छा, उसमें एक ऐसे हैं उसमें, ये नहीं, अब आप देखें कि वो 1985 में वो गिरफ्तार हुए थे, और वो जो है मोहम्मद ओनस जो है, तो 1985 में गिरफ्तार हुए, 40 साल के बाद वो रिहा हुए हैं। 1985 से आप 95 और उसके बाद आप 5 और 15 और 25, 40 साल के बाद वो रिहा हुए हैं। और 40 साल के बाद रिहा होते ही उनको अपने बजाय इसके कि वो घर में या अपने इलाके में अपने टाइम गुजारे, उनको किसी तीसरे मुल्क भेजा जा रहा है। और मैं जाहिर है नाम मुल्क का नहीं बताऊंगा, वो खुद ही उनकी तरफ से अनलेस अनाउंस हो जाए कि किस कैदी को किस मुल्क में भेजा जा रहा है। लेकिन ये है कि वो उनको भेजा जा रहा है और वो वहां पे यकीनन एक हाई सिक्योरिटी उसमें रहेंगे, आजाद होंगे। लेकिन और पॉलिटिकल एक्टिविटीज उनकी कब शुरू होती हैं, क्या वो आने वाले दिनों में वाजे होगा। लेकिन 70 लोग ऐसे हैं जो अगले 24 घंटों में रिहा होते ही दूसरे मुल्कों को फ्लाई कर जाएंगे। उसमें अच्छा, ये भी यूरोप को भी आप इंक्लूड ना करें, यूरोप के उसमें ममालिक भी हैं। एनीवे, ये हो गई दूसरी बात। और उसमें से 200, अच्छा, एक फैमिली ऐसी है जिसमें एक फलस्तीनी फैमिली, उसमें 4 बेटे और वालदा, तो वालदा हयात थी, और 3 बेटे जो हैं वो कोई पिछले कई सालों से 10 से ज्यादा सालों से 3 जो भाई हैं वो जेल में थे, वो रिहा हो गए आज। चौथा जो भाई है वो, उसकी कैंसर से डेथ हो गई, तो फलस्तीनी ये जो कैदी रिहा हुए हैं। तो तीनों भाई जो हैं वो आज रिहा होंगे, और रिहा होते ही वो अपनी वालदा से मिलेंगे कई सालों के बाद। मेरा ख्याल है एक कोई 15 साल बाद मिलेगा, एक कोई 18 साल बाद मिलेगा, एक कोई 19 साल बाद मिलेगा। उनकी वालदा बहुत ज़ईफ हैं, और उसके साथ ही वो तीनों को फौरी तौर पे डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी वो अपनी वालदा के पास रमाला में नहीं रह पाएंगे। इसी तरह से तो ये जो फलस्तीनी रिहा हो रहे हैं, ये साथ ही इनमें से बहुत से लोग जो हैं वो डिपोर्ट भी हो रहे हैं। और तैयारी हो रही है कि जो स्टीव विटकॉफ हैं ये एंटर होंगे इंस्पेक्शन टीम के साथ आने वाले हफ्ते में। किसी भी वक्त मशरिक़ वस्ता वापस आ जाएंगे, और यहाँ से फिर सऊदी अरेबिया से इसराइल, और इसराइल से गजा में एंटर होंगे। और जाहिर है वहाँ पे नेतन्याहू बहुत थ्रोन अंडर द बस वाली सूरत हो गई है, उसकी भी ज़ेलेंस्की वाली, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने पहली दफा जवाब दिया है, और बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप को। उन्होंने कहा है कि मैं मुलाकात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, एनी टाइम। ये प्रेसिडेंट पुतिन का रिस्पॉन्स आया पहली दफा प्रेसिडेंट ट्रंप की बहुत सारी जो गुफ्तगू हो रही थी उसके जवाब में। और प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि मैं बिल्कुल मिलने को तैयार हूं, लेकिन इसमें यह है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात, बहुत अच्छी बात की, मैं इत्मीनान करता हूं प्रेसिडेंट ट्रंप पे, और मैं प्रेसिडेंट ट्रंप की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि अगर ज़ेलेंस्की, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप 2020 में इलेक्ट हो जाते, री इलेक्ट हो जाते दोबारा, तो ये जंग कभी शुरू ना होती। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है प्रेसिडेंट पुतिन ने। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ट्रंप, ये जंग बिल्कुल शुरू ना होती। और ये जंग इसलिए शुरू हुई कि एक फजूल किस्म की, करप्ट किस्म की एक बाइडेन इंतजामिया आ गई थी,
और वो उनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था वो जंगे शुरू करना चाहता था, और ये ईस्टवर्ड एक्सपेंशन चाहता था नेटो की। और उन्होंने फोर्स किया, मजबूर किया, बहुत से मुल्कों को प्रेशर डाला, वो नहीं आना चाहते थे नेटो में, लेकिन उनको नेटो का हिस्सा बनाया और वहां पे बेसिस कायम की। और साथ ही प्यूटिन ने ये भी कहा कि मैं खुशामदीद कहता हूँ, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से अमेरिका जो है वो अपनी फौजें भी कम कर रहा है, और यूरोप को जो है वो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा मैं इंतजार कर रहा हूँ अपनी मुलाकात का। वो मुलाकात, मेरा अपना अंदाजा ये है कि एक मुलाकात की एक डेट, टेंटेटिव डेट रशियंस और अमेरिकन यानी ट्रम्प टीम और जो रशियंस की टीम है उनके दरमियान तय हो गई है, टेंटेटिव डेट। लेकिन उसको भी यहाँ पे, और वो जल्द होगी, वो उसमें ताखीर नहीं होगी। तो अब उस मीटिंग के नतीजे में क्या होगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि उस मीटिंग के फौरन बाद प्रेसिडेंट ट्रंप शी जिनपिंग से भी मिलना चाह रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये सारी कि देखें, जो सैंक्शंस लगी रशिया पे, रशिया उसको बर्दाश्त कर गया। जो सैंक्शंस या जो बातें यूरोप से हो रही हैं, ये जो बातें अब बाकी मुल्कों से हो रही हैं, ये मुल्क कैसे उसको देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि सऊदी अरेबिया ने, मैंने आपसे कहा ना कि 1 ट्रिलियन के साथ सऊदी अरेबिया ने तो उसका वो एक होता है ना ओपनिंग वो जब होता है ना, वो नीलामी होती है किसी जगह, तो पहला आदमी बोली लगाते था, वो जो बोली लगाता है उससे ऊपर ही होती है बोली। तो पहली बात ही अगर 1 ट्रिलियन से हुई है, तो दूसरा आएगा तो क्या कहेगा कि मैं यहाँ पे मतलब 250-500 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। तो जो भी आएगा तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप तो कहेंगे ना, देखो लुक हाउ गुड सऊदीज आर, $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन। अच्छा, अब मसला ये है कि $1 ट्रिलियन जो है वो तो, अच्छा अमेरिका ऑयल नहीं ले रहा, ये देखें ना, अमेरिका कह रहा है साथ ही में हम अपना ऑयल पूरी दुनिया में फैला देंगे। तो भाई अमेरिका जब अपना ऑयल फैला देगा तो ऑयल अमेरिका नहीं लेगा, तो अमेरिका साथ ही कह रहा है हमारा ऑयल लो, वरना सैंक्शंस के लिए तैयार हो जाओ, टैरिफ के लिए तैयार हो जाओ यूरोप से, हमारा ऑयल लो, वरना हम तुम्हें क्यों डिफेंड करेंगे रशिया से। अब मसला ये है कि जो और $500 बिलियन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टारगेट प्रोजेक्ट है, उसके बाद जो यूरोप के कई मुल्क हैं और बाकी मुल्क, तो बिल्कुल एक अजीब सी सूरत हाल क्रिएट हो गई है ना, कि मैंने उस दिन भी कहा था कि उन्होंने सबसे बड़ा जो अपना प्रोजेक्ट अनाउंस किया है वो 1.5 बिलियन यूरोस का। यहाँ पे बात, एक ही प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है, हो सकता है आगे और हो जाए, वो $500 बिलियन, 500 बिलियन बमुकाबला 1.5 बिलियन, ये मतलब कोई मैच नहीं है, कोई मैच ही नहीं है। अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट, कि यहां पर अगला गेम क्या है। अच्छा, अगला गेम जो है उसमें यह है कि, अच्छा एक तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जेडी वेंस का जो वोट है वो तारीखी वोट है, वो याद रखा जाएगा, क्योंकि अगर उनका वोट बिल्कुल 50-50 पे अटक गया था, जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं पैटी हेग्सेथ, उनकी जो कंफर्मेशन है वो सिर्फ जेडी वेंस ने अपना वोट कास्ट किया तो वो 51-50 पे से वो सेक्रेटरी डिफेंस आ गए, और कल वो सुबह जो है वो अपना हलफ उठा लेंगे बतौर सेक्रेटरी डिफेंस अमेरिका, यानी सेक्रेटरी स्टेट मौजूद है, अब सेक्रेटरी डिफेंस, यानी सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस तेजी के साथ और फैसले और सारा कुछ तेजी के साथ हो रहा है। लेकिन वो शौकीन हो है पूरी दुनिया में। मैंने आपसे कहा कि ये जो बात यूरोप से हो रही है और ये बात जो सऊदी अरेबिया ने की है, तो अब सऊदी अरेबिया अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, तो फिर वो जो चाइना के बैंक में इन्वेस्टमेंट थी और जो ब्रिक्स का जो $1 है वो सऊदी अरेबिया कैसे बैलेंस करेगा, और जो ब्रिक्स ममालिक हैं क्या वो ये जो टैरिफ्स और ये सारे मामला जो अमेरिका कह रहा है कि हम ब्रिक्स के ऊपर ममालिक के ऊपर या जो ब्रिक्स है, तो ये कैसे उससे निकल पाएंगे, और उसके बाद जो है वो चाइना किस तरह से आगे बढ़ेगा। चाइना ने ये तो ऐलान कर दिया है कि हम WHO को बंद नहीं होने देंगे और WHO को हम आगे चलाएंगे, लेकिन ये है कि क्या ये दूसरा जो ब्लॉक है, क्योंकि ये एकदम से वहां से जो यूरोप को मैसेज आया है, अच्छा प्यूटिन, ये जंग जो खत्म होगी, अब ये भी सवाल है, ये जंग खत्म अगर होती है, जो कि होने जा रही है, ज़ेलेंस्की तो थ्रोन अंडर था, बस इसका फायदा देखिए, इसका तो निरा नुकसान, पहला तो सबसे बड़ा इसका नुकसान होने जा रहा है यूरोप को, जो कि इस बेकार की जंग में उलझे और वहां रेफ्यूजीज आए, उन्होंने वेपन्स लिए, उसके बाद ना सिर्फ ये कि वो जंग में उनका पैसा जाया हुआ और बहुत कुछ, बल्कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि आगे नेटो में भी 5% पैसा आपने डालना है,
यानी यूरोप में बेरोजगारी बढ़ने जा रही है। बरतानिया ने इसीलिए कहा है कि हमें यूरोप से अलग समझें और अलग हमारे साथ अमेरिका डील करे, लेकिन अमेरिका तो वैसे ही जो लेबर गवर्नमेंट है उसके बारे में अपने कमेंट्स दे चुका है। तो वहां सेंसबरी से अभी मेरे ख्याल से एक ही पहली अनाउंसमेंट हुई है कि सेंसबरी से 3000 नौकरियां खत्म उन्होंने करने का ऐलान कर दिया। बाकी अब आने वाले दिनों में किस तरह यूरोप में क्या सिचुएशन क्रिएट होती है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर यूरोप ने अमेरिका का ऑयल भी लेना है और अमेरिका की जगह वो सऊदी अरेबिया कतर से ऑयल नहीं लेते, तो फिर उसके बाद जो है वो अमेरिका उन पर टैरिफ डालेगा। तो फिर ये मुल्क जो है यानी साथ ही वो अमेरिका कह रहा है कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, वरना ये कि टैरिफ आएंगे और नेटो का पैसा भी बढ़ाओ। तो वो अपना पैसा कैसे रेस करेंगे? और साथ ही ये कि जो मैंने कहा ना पहली बोली लगा दी सऊदी अरेबिया ने $1 ट्रिलियन के साथ, $250 बिलियन साल के। अब 365 दिन है, तो ये रोज के 250 बिलियन अगर साल के हैं तो मुझे नहीं पता रोज के कितने बिलियन बनते हैं, 12। अब इसमें आप आगे चलें जी। आगे चलें तो ये जो है वो वहां पे फायर हो रहे हैं लोग धड़ाधड़, जो डीप स्टेट है वो धड़ाधड़ फायर हो रही है, और फायर हो रही है डीप स्टेट धड़ाधड़। उसमें से 12 जो इंस्पेक्टर जनरल्स थे वो रात को ट्रंप ने उनको कल फायर कर दिया, रात को फायर हो रहे हैं लोग, ठीक है। और जिनको बाइडेन दे गए थे, पार्डन कर गए थे, ट्रंप ने उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। यानी डॉक्टर फॉसी जो है, एंथनी फॉसी, जो कि ये कोविड के जमाने में जिन्होंने पूरा वो बनाया था पूरा, तो वो जो डॉक्टर फॉसी है उनकी तो ले ली, वो जो उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, उनकी वापस ले ली। और साथ जो उसके बाकी लोग हैं, मार्क मिले और बाकी शख्सियात भी, वो भी खतरनाक हद तक इस वक्त अंडर स्क्रूटिनी है। उनसे बात हो रही है। कुछ लोगों के बारे में ये चला है कि उनके लैपटॉप्स, उनके घर के जो भी डॉक्यूमेंट थे, या वो जो फाइल साइन करते रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट में या वो पेंटागन में या बाकी सारे प्रोजेक्ट्स, और जेएफके की फाइल, और अगर मार्टिन लूथर किंग की फाइल, ये तो है ना जो पब्लिक में अनाउंस किया है, जिनको लोग जानते हैं। लेकिन बाकी जो कवर्ड ऑपरेशंस हैं सीआईए के और बाकी, उनको वो पहले देखें, ये जो एआई के लोग हैं इनके भी ये डेटा के लोग हैं, ओरेकल जो है ये डेटा, सब ये सारा काम ही डेटा पे जी। तो डेटा से मुराद ये है कि जी फाइल्स और नंबर्स और डेटा और डी क्लास तो ऑलरेडी इनके पास है। अब ये कि वो जो नई चीजें हैं वो चीजें उन्होंने उठानी है, प्रूफ्स लेने हैं, और साथ ही फिर मुल्कों से उन्होंने बात करनी है कि भाई ये ऐसे हिसाब किताब है, ये सऊदी अरेबिया ऐसे कर रहा है या सऊदी अरेबिया मजीद करेगा, और सऊदी अरेबिया फिर चाइना के साथ कैसे बैलेंस। और यूएई तो ब्रिक्स का मेंबर है, तो इंडोनेशिया ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है, थाईलैंड बन चुका है, इंडिया ऑलरेडी है फाउंडिंग मेंबर। तो ये मुल्क कैसे बैलेंस करते हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी जा रहे हैं चाइना, तो वो चाइना में जाके क्या बात करेंगे और चाइना उनसे क्या बात करेगा। दो बड़ी पॉपुलेशन है ना दुनिया जी। आप वक्फा लें, सुबह बात करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर साहब को पार्टी की सूबाई सदारत से हटा दिया है। जी बड़ा अच्छा किया है, और जाहिर उनकी पार्टी का फैसला है। मैं आपसे फिर ये बात दोबारा करूं कि देखें, ट्रंप की जो बिजलियां हैं वो अभी उनका इम्पैक्ट क्या होता है वो हमने देखना है, और ये इम्पैक्ट पहले एक हफ्ते का है। अमेरिका से निकल के अब वो जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया पे आना शुरू हो गया। देखें, ये जो पेट्रो डॉलर है, जाहिर है कि पेट्रो डॉलर की जो टर्म इसीलिए निकली थी कि सऊदी अरेबिया ने ये तय कर लिया था 1974 में कि वो अपनी जो ट्रेड है वो डॉलर में ही करेगा, और उसके बाद जो है वो उनके साथ अमेरिका के जाहिर आराम को पुरानी हिस्ट्री है बड़े जबरदस्त। लेकिन अभी ये अब जो करंट सिचुएशन है ना, ये बड़ी एक हैरान कुन अंदाज में सामने आने वाली है। पहली बात तो ये ध्यान में रखें, दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क अमेरिका है। आई रिपीट, दुनिया का तेल पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क 2024 में भी अमेरिका ही था। ट्रंप ने आके जो पॉलिसी बनाई है ड्रिल बेबी ड्रिल, उसके बाद तो वो ऑयल मजीद पैदा होगा। यानी ऑलरेडी अमेरिका सबसे ज्यादा शेल ऑयल जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, और उसको अब किसी मुल्क के ऑयल की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो अगर हम सऊदी अरेबिया की ऑयल देखें कि उन्होंने एक्सपोर्ट उनका क्या, वो तो 300 ये जो है वो जाहिर 250
बिलियन अगर वो एक साल का अमेरिका में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तकरीबन 674 मिलियन डॉलर्स एक दिन का। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये सारा कि 311 बिलियन रेवेन्यू है सऊदी अरेबिया का टोटल जो है वो साल का ऑयल 311 बिलियन। अब 311 बिलियन में से मैं अगर 250 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो इसका मतलब 80% अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो ये ओपनिंग इन्होंने यहां से सऊदी अरेबिया ऑयल प्रोड्यूसिंग। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर अमेरिका में ये ऑयल जो है, ये क्या ये जो ड्रिल बेबी ड्रिल प्रोजेक्ट है, जिसमें ऑलरेडी अमेरिका अब डिपेंड नहीं कर रहा किसी दूसरे मुल्क को ऑयल पे, बल्कि हमसे ऑयल लो, और हमसे ऑयल नहीं लोगे, किसी और मुल्क से लोगे तो टैरिफ का सामना करो। यूरोप को कह रहा है वो, तो यूरोप तो कतर से, बाकी ये मामला जंग बंदी करवा रहा है वो यूक्रेन की जंग बंद होती है। रशिया को तो ऑयल नहीं चाहिए ना, रशिया ने ऑयल क्या करना है। इसका पहला मलबा तो गिरेगा यूरोप के ऊपर कि वो अमेरिका से ऑयल ले, नुकसान भी हो गया, घाटा भी हो गया, वरना टैरिफ बर्दाश्त करे, और फिर उसके बाद ये है कि वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, वहां पर वो डिफेंस नेटो अमेरिका निकल जाता है दरमियान में, तो डिफेंस वो क्या वो यूरोप के साथ पैक्ट करेंगे, दोस्ती करेंगे, मतलब एक टर्मोइल क्रिएट होगी। दूसरी बात ये है कि ये जो फिर ऑयल प्रोड्यूसिंग गल्फ कंट्रीज हैं, ये अपना ऑयल लेके कहां जाएंगी? किसी सूरत ट्रंप जो है ये अलाउ नहीं करेगा कि आप पेट्रो यूं, अनलेस एंड अनटिल चाइना इमर्जो के सामने आए, एक प्रॉपर ट्रंप स्टाइल में चाइना सामने आए और आके कहे कि ये हम जो है ये पेट्रो युवा के अंदर जो है ट्रेड करने देंगे, क्योंकि ट्रंप वहां से कह रहा है कि डॉलर से हटके कोई किसी, अभी तो देखिए ना, रशिया से कोई ऑयल ले रहा है तो वो रुपीज में कोई पे कर रहा है, कोई रियाल में पे, कोई पे। ट्रंप जो है वो अमेरिका फर्स्ट ग्रेड, और इसीलिए सऊदी अरेबिया ने जो डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर दी है, और सऊदी अरेबिया चूंकि ब्रिक्स का बाकायदा मेंबर नहीं बना था, अब यूएई क्या करेगा, कतर क्या करेगा? अच्छा, तो गल्फ प्रोड्यूसिंग जो ममालिक हैं वो जाएंगे, जाहिर है चाइना की मार्केट है या इंडिया की मार्केट है, ये दोनों मुल्क जो है ब्रिक्स में है। वो ट्रंप साथ ही ये भी कह रहा है कि ब्रिक्स के मुल्कों पे हम टैरिफ डालने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये मुल्क, यूएई तो खुद ब्रिक्स का मेंबर है, और इसमें जो इंडिया है वो भी ब्रिक्स में है, और चाइना भी ब्रिक्स में है। अच्छा, रशिया भी ब्रिक्स में है। रशिया, अच्छा, अमेरिका कह रहा है हमसे ऑयल, यूरोप को तो मैसेज तो सबको दिया है ना उसने, इंडिया को भी दिया है, सबको दिया है। अब सवाल ये है कि ये जो ग्लोबल, मैं बात फिर दोहरा रहा हूं कि मईशत जो है वो सबसे बड़ा वेपन है, टेक्नोलॉजी और एआई जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में वो अपने रिजर्व्स, अमेरिका ये जो ऑर्डर है जो मैंने आपको दिखाया है अभी, और गुजारिश की है सबसे कि इसको दोबारा, जो हमारे जो भी इस प्रोग्राम को देखने वाले जो भी लोग हैं वो इसको देखें। अमेरिका अपना रिजर्व क्रिप्टो में करने जा रहा है, और वो मुल्क जिन्होंने क्रिप्टो में, जिनको पता ही नहीं है जिन मुल्कों में कि क्रिप्टो है क्या, क्रिप्टो करेंसी क्या है, उनके लिए आगे प्रॉब्लम्स होंगी कि उन्होंने फिर रेगुलेट करना है इसको। ये एकदम से अनाउंस नहीं कर सकते, इसके रेगुलेशंस, इसमें ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। तो जो मुल्क इसमें पीछे रह गए हैं उनको फिर तेजी के साथ आगे जाना है, बहुत तेजी के साथ, कि भाई हमने कैसे इसको बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि बड़ी पावर्स इस वक्त ये फैसला कर रही हैं, जो बड़ी पावर्स हैं गल्फ में या यूरोप में। बड़ी पावर सिर्फ अमेरिका या सबसे बड़ी ताकत तो अल्लाह के पास है, अल्लाह ताला से बड़ी तो कोई ताकत किसी के पास नहीं, लेकिन मैं दुनियावी ताकतों की बातें कर रहा हूं। मैं आपसे बात सिर्फ ये कर रहा हूं कि अगर यूरोप और इंडिया, यकीनन देखा है, हिला हुआ है, इंडिया हिला हुआ है ना, कि इंडिया जो है वो कैसे ऑयल जो लेगा, तो इंडिया ऑयल कहां से लेगा? ठीक है ना, इंडिया जो है वो ऑयल अमेरिका फ्लड करने जा रहा है, अपना ऑयल फेंकने जा रहा है मार्केट में, साथ ही कह रहा है कि ब्रिक्स में, खुद ब्रिक्स में आप, तो ये प्रॉब्लम, तो इंडिया चाइना के पास जा रहा है, तो चाइना और इंडिया के क्या मामला होते हैं? गल्फ कंट्रीज तो हैं ही देखें, ये जो है ना कि इन्वेस्टमेंट वहां हो गई सारी एआई की, तो फिर इसका मतलब है कि एआई अगर अमेरिका में जा रही है, और अमेरिका जो वहां से टैलेंटेड लोगों को, मैंने पहले भी बात की थी कि ये जो मैं बहुत सालों से बात कर रहा हूं कि कभी क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अमेरिका किसी को नहीं देगा। ठीक है, उन्होंने अपना एक सर्कल बनाया हुआ है, और वो सर्कल जो है ऑलरेडी उसमें बिलियनर्स हैं, और वो किसी दूसरे को ये टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, और वो काम करवाते रहेंगे सबसे, लेकिन जो एक खास लेवल पे जो उनके पास जो कुछ है वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। इवन मोसाद के
लोगों को, इसराइल के लोगों को उन्होंने पकड़ा है। काफी अरसे पहले पुरानी बात है, और 12 ये बात में पहले भी कर चुका हूं कि जो सीआईए हेडक्वार्टर के अंदर बगिंग कर रहा, मोसाद बगिंग कर रही थी। अच्छा, इशू ये था, तो इसराइल को भी उन्होंने एक लेवल पे कर दिया भाई कि आप भी अपनी जगह जहां पे हैं वहीं पे बैठे, और ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, इसराइल ग्रेट अगेन को भी फारिग कर दिया ट्रंप। और साथ ही हमास के लोगों को निकाल के वो एक पूरे गल्फ के अंदर वो नक्शा ही उलट पुलट कर दिए कि जो मुल्क हमास को खतरा समझते थे, उन मुल्कों से कहा जा रहा है कि आप हमास को अपने यहाँ रखें। अच्छा, अब इशू ये सारा कि इस पूरे इशू में आप ये इस तरह से देखें कि इस पूरे चेस बोर्ड में जो इकोनॉमी है वो वेपन है, टैरिफ्स वेपन है, टेक्नोलॉजी साथ आपको, और टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट आप इतनी ह्यूज अमाउंट्स हैं, इतनी बड़ी अमाउंट है कि इसमें आप ये कहें कि जी वो यूएसएड आएगी, तो यूएसएड तो बंद हो गई ना, यूएसएड तो गई, ठीक है, और मुल्कों की वो डिफेंस के पैसे वैसे वो भी सारे रुक गए कि हमें पैसे दो और असला खरीदो, किसको F-35 है ये वो तरह, हर एक के सर, हर मुल्क के सर के ऊपर दूसरा मुल्क खतरा बन के खड़ा है, या दूसरा मुल्क खतरा बन के नहीं खड़ा, तो उस पूरी चेस बोर्ड में एक ऐसा चेस बोर्ड ट्रंप बिछाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर मुल्क जो है उसके ऊपर कोई ना कोई खतरा मौजूद रहे, किसी ना किसी सूरत में, टैरिफ की शक्ल में या किसी प्रॉक्सी की शक्ल में, या कोई और मुल्क उसके सामने खड़ा है कि जिसकी वजह से उसको अमेरिका के ऊपर डिपेंड होना पड़े, वरना। और ये जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के ऊपर उसकी बड़ी सख्त, या फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, अगर हमारे पास स्लाइड हो तो हम दिखाएं। फाइनेंशियल टाइम्स ने आज बड़ी एक आप समझें कि एक एक्सक्लूसिव स्टोरी फाइनेंशियल टाइम्स में आ जाइए कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी चंद रोज पहले जो डेनमार्क की खातून प्राइम मिनिस्टर हैं डेनमार्क की, उनसे कोई 40 मिनट की गुफ्तगू उन्होंने की है चंद रोज पहले, और बड़ी तल्ख गुफ्तगू की, बड़ी स्ट्रेट गुफ्तगू की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और वो ग्रीनलैंड के ऊपर की है कि ग्रीनलैंड के ऊपर जो है वो आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। ये जो खातून है ये उनकी बड़ी पॉपुलर खातून है, 2019 से उनकी प्राइम मिनिस्टर है और डेनमार्क की, और इनसे बड़ी स्ट्रेट टॉक की है ट्रंप ने खुद, और उसके बाद उनकी तरफ से ये कोई इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई, व्हाइट हाउस की तरफ से भी कोई लामिया नहीं आया और डेनमार्क की तरफ से भी नहीं आया, लेकिन खामोशी से जरूर छा गई। अब आज फाइनेंशियल टाइम्स ने ये स्टोरी ब्रेक की है कि भाई ये जो गुफ्तगू है ये बड़ी तल्ख हुई है और बड़ी स्ट्रेट हुई है, यानी ट्रंप ने बड़ी स्ट्रेट टॉक की है और सादा अल्फाज में डेनमार्क को बताया है कि ग्रीनलैंड पे आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। और जाहिर है कि डेनमार्क ये पूरी सिनेरियो देख रहा है कि जो नेटो के मुल्क हैं वो अब किस तरह आगे बढ़ते हैं, और वो आगे बाकी जो मुल्क हैं सेंट्रल एशिया के, पुतिन यकीनन जो भी कुछ करेंगे वो खुद भी अपना भी ज़हन होगा, लेकिन साथ उनके चाइना को देखेंगे, साथ ही वो ये भी देख रहे हैं कि अच्छा ये जो जंग खत्म हो रही है तो ये जंग खत्म होने का जो फायदा है वो तो बिल्कुल ट्रंप को, ये यूक्रेन तो बीच में मैंने कहा ना कि हाथियों की लड़ाई में ये तो घास की तरह कुचले गए हैं मुल्क, लेकिन उसके साथ ही पूरा यूरोप भी, तो यूरोप में देखे ना मुल्क वो एक से एक बढ़ के आगे जा रहा था ना, वो अमेरिका के एक से एक बढ़ के आगे, हम रशिया को यूं करेंगे, हम ऐसे चलाएंगे, हम असली ये मॉस्को पे गिरा देंगे, हम यूं करेंगे, एक से बढ़ के एक चैंपियन। अब जब ट्रंप की दोस्ती पुतिन से होने जा रही है और मीटिंग हो रही है, तो भाई उस मीटिंग में मुझे आप ये बताएं कि उस मीटिंग के बाद बाकी मुल्क सारे कहां खड़े होंगे, और वो इतनी जबरदस्त अंदाज में वो मीटिंग होने जा रही है कि उसके नतीजे में जो मतलब एक माजरत के साथ वो मुल्क स्टूपिड लग रहे हैं, जो मुल्क जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है वो अब आप ये देखें कि मैं सिर्फ यहाँ पर अगर ये आपको दिखाऊं कि गार्डियन किस तरह से कह रहा है, 9th स्लाइड अगर हम दिखा सकें, पुतिन रेडी फॉर नेगोशिएशन विद ट्रंप ऑन यूक्रेन वॉर, और राइटर्स 12th पुतिन सेज कि ही एंड ट्रंप शुड मीट टू डिस्कस यूक्रेन एंड एनर्जी क्राइसिस। तो ये तो पूरी मतलब पुतिन और ट्रंप मिल रहे हैं, तो पुतिन के तो इश्यूज पुतिन को रखेगा ट्रंप, बिल्कुल जबरदस्त, पुतिन मेरा दोस्त है, मेरा यार है, सब कुछ। पुतिन के साथ अब ये ऑयल, ये जो ओपेक प्लस मुल्क हैं ये क्या करेंगे, ठीक है ना, वेनेजुएला के अंदर एक रौला पड़ा हुआ है, उसको ट्रंप कैसे देखते हैं, ये ओपेक प्लस कंट्रीज। अच्छा चाइना क्या, किस तरह चाइना कैसे रिस्पॉन्ड करता है, गल्फ कंट्रीज में इस वक्त क्या सोच है, क्योंकि ये जो हमास के साथ डील हुई है उस डील के बाद सारे ये तो तेजी के साथ देखें, इसराइल हटने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने कहा नहीं आप ही करेंगे, हमास के लोगों को छोड़ेंगे आप, नेतन्याहू को पकड़ लिया यहां से। लेकिन सवाल ये है कि अब, और ये 2 स्टेट, अब ये गजा के अंदर जो बर्बादी हुई है,
तो गजा की बर्बादी जो है, जो वहां पे शोधा निकल रहे हैं, कल भी 222 वहां पे जी डॉक्टर साहब। मैयतें बरामद हुई। इसकी रिबिल्डिंग कौन करेगा? इसके इसके लिए पैसे कौन देगा? अमेरिका ने तो बंद कर दिए पैसे देना। ये पैसा भी इस्लामी मुल्कों में डलेगा, यूरोप पे डलेगा। तो ट्रंप ने एक बहुत बड़ी बिसात बिछा दी है, बिजलियां गिरा दी हैं। अब उन बिजलियों का जवाब दुनिया किस तरह देती है, ये अगले चंद दिनों में वाज़ेह होगा। और ये बहुत, मैंने आपसे कहा कि इतनी फरोही बातों पे जो मुल्क उलझे हुए हैं, वो रियासतें बाद में गौर करेंगी कि हमने अहम फैसले जिन वक्तों में होने थे, तो हमने किन बातों में अपना ये वक्त जाया किया। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों की तरफ